अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ख़बरें बहुत ही ख़तरनाक किस्म की हैं और बहुत ही कुछ ऐसी ख़बरें हैं जो बहुत ही दिल गिरफ़्ता कर देने वाली ख़बरें हैं, दुःख भरी ख़बरें हैं। जिसमें एक ख़बर तो जनाब ये आई है कि पूरी बस भर के पिलग्रिम्स की जो हाजी गए हुए थे जनाब, उनकी बस को हादसा पेश आया है। इसके अलावा आज मैंने आपके साथ ख़बर शेयर करनी है कि किन पाकिस्तानियों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है जो कि अब हज और उम्रा नहीं कर सकेंगे। और वो एक ऐसी बीमारी पे लगाई गई है जो ऑलमोस्ट हर दूसरे बंदे को है। तीसरे नंबर पे मैंने आपके साथ खबर शेयर करनी है कि शाहज़ेब खानज़ादा के साथ जनाब बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी की गई है, ब्रुटैलिटी हुई है, एक शख्स ने उनको गालियाँ निकाली हैं। इसके अलावा पेट्रोलियम की बढ़ती हुई कीमतें और साथ में हमारे एक और बहुत बड़ी खुशखबरी है जो मैंने आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है। इसके साथ ही जनाब मैंने कुछ और ऐसी खबरें आपके साथ शेयर करनी है जो कि व्लॉग का हिस्सा होंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए जनाब अली, आज की जो सबसे दुख भरी और पहली खबर आपके साथ शेयर करनी है, ये बहुत ही दिल दुखा देने वाली और दिल दहला देने वाली खबर मदीना से आ रही है, जहां पर उम्रा ज़ायरीन की बस जो है वो टकरा गई। 42 अफराद टैंकर के साथ टकराई है और 42 अफराद इसमें जो हैं वो शहीद हो गए हैं। और ये पूरा वाक़या, पूरी कहानी मैं आपके सामने रख देती हूँ कि भारत से बेसिकली ये सऊदी अरब जाने वाली उम्रा ज़ायरीन की बस थी और ऑयल टैंकर सामने आने पे वो टकरा गई उसके साथ, जिसके नतीजे में 42 अफराद जो हैं वो लुक़मा अजल बन गए। और उम्रे के लिए जो सऊदी अरब में मौजूद ज़ायरीन हैं वो पीर की सुबह बस में मक्का से मदीना जा रहे थे और अचानक जो है उनकी बस एक ऑयल टैंकर के साथ टकरा गई, जिसके बाद दोनों गाड़ियों के अंदर जो है वो शदीद तरीन आग लग गई। और बस में 42 से 45 अफराद जो हैं वो उस वक्त सवार थे, जिनका ताल्लुक भारत की रियासत तेलंगाना के शहर हैदराबाद से बताया जा रहा है। और इन उम्रा ज़ायरीन में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे। और बताया जा रहा है कि बस और ऑयल टैंकर के अंदर जो तसादुम हुआ है उसके बाद भड़कने वाली आग से हलाकतों का जो खदशा है वो बहुत बड़ी तादाद पे हुआ है। कुछ लोग ज़ख्मी भी हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि वो उनकी भी हलाकतों का जो इस वक्त खदशा है वो बहुत ज़्यादा है। दूसरी तरफ भारतीय जो सियासतदान है असदुद्दीन अवैसी जनाब, उनके हवाले से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी इतलात के मुताबिक उम्रा ज़ायरीन की बस को पेश आने वाला जो हादसा है उसमें अब तक 41 अफराद जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, लेकिन सऊदी हुकाम की जानिब से ताहल हलाकतों की तस्दीक जो है वो नहीं की गई। देखते हैं कि सऊदी गवर्नमेंट जो है वो इसके ऊपर अभी तक अपना क्या रद्द-ए-अमल देती है। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि पाकिस्तान से खबर है कि जनाब कौन कौन वो लोग हैं जो कि अब उम्रे के लिए या हज के लिए नहीं जा सकेंगे, जिनके ऊपर अब पाबंदी होगी। तो उसकी तफसीलात भी मैं आपको बता देती हूँ। तो जनाब अली, ये तकरीबन एडवाइजरी जो है ये जारी होने वाली है या हो चुकी है कि कहा जा रहा है कि कौन कौन से पाकिस्तानी अब हज पे या उम्रे पे नहीं जा सकेंगे। उसमें सबसे पहले पाबंदी लगाई गई है कि जो लोग भी शदीद बीमार होंगे वो हज पे नहीं जा सकेंगे। वैसे पाकिस्तान में तो हर दूसरा बंदा बीमार है अगर देखा जाए तो। बहरहाल हुकूमत ने शदीद बीमार अफराद के ऊपर हज 2026 की पाबंदी जो है वो आयद कर दी है। और उसमें उन्होंने कहा है कि शदीद बीमार आज़मीन हज जो हैं उनको डिपोर्ट करने की पॉलिसी भी लागू कर दी गई है। शदीद बीमार आज़मीन को सऊदी अरब वतन वापस भेज देगा और वापसी का खर्चा भी खुद जो हज के ऊपर आए हुए लोग होंगे वो अपनी पॉकेट से अदा करेंगे। समझ लेंगे, उनको एक जुर्माना होगा। जो वजारत मजहबी अमूर हैं उन्होंने ये बताया कि शदीद बीमार आज़मीन जो हैं उनको फिटनेस सर्टिफिकेट्स जारी करने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि होता क्या है कि मुख्तलिफ इस तरह के जो ममालिक हैं, पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं, ये अपना फ़िटनेस सर्टिफ़िकेट बनवा के ले जाते हैं। तो उन्होंने कहा है कि अगर इसके अंदर कोई भी ऐसी बात हुई कि लगा कि वो शख्स बीमार था और उसको जाली सर्टिफ़िकेट फ़िटनेस जो है वो जारी किया गया है, तो फिर उनको भी, उनके डॉक्टर्स को भी जुर्माना किया जाएगा। वज़ारत मज़हबी अमूर ने वाज़ेह किया कि सऊदी वज़ारत सेहत की हिदायत के मुताबिक आज़मीन हज जो है वो 2026 के लिए जो तिब्बी शराइत है उनके ऊपर आयद कर दी गई हैं। डायलिसिस के जो मरीज़ हैं, जो गुर्दों की बीमारियों के शिकार हैं, उनको भी हज की इजाज़त नहीं है। और वो लोग जो दिल की बीमारियों का शिकार हैं, जिनको हार्ट का मसला है, जो मुशक्क़त के काबिल ना हो, उनके ऊपर भी हज के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा फेफड़ों और जिगर की बीमारियों के हामिल ऐसे मरीज़ों पर भी पाबंदी लगा दी गई है जो एडवांस स्टेज के ऊपर होंगे। अब मुझे ये नहीं पता एग्जैक्टली कि इसमें दिल के मरीज़ जो हैं वो तो हर दूसरा बंदा शुगर और हाइपरटेंशन और दिल का मरीज़ है अगर पाकिस्तान में देखा जाए। तो मेरे ख्याल से अगर इसको गवर्नमेंट थोड़ा ज़्यादा एलेबोरेट कर देगी तो लोगों के लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। मोस्टली तो पाकिस्तान के अंदर ये होता है कि ज़्यादातर लोग तो जाते ही बुढ़ापे में हैं और उस वक्त तो ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों को ये बीमारियाँ हुई होती हैं। बहरहाल
जैसे ही इसकी फर्दर तफसीलात मेरे पास आएंगी तो मैं आपको इससे आगाह कर दूंगी। अभी तक जितनी तफसीलात मेरे पास थी वो सारी मैंने आपको बता दी हैं। अब चलते हैं आज की अगली खबर पे। अगली खबर ये है कि पेट्रोल के ऊपर जो लेवी है उसमें 1 रुपये 60 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया गया है हुकूमत की तरफ से, और जिसके बाद पेट्रोल के ऊपर जो लेवी है वो 79 रुपीज़ 62 पैसा जो है वो हो गई है। और इसके अलावा पेट्रोलियम लेवी में 1 रुपये 60 पैसा फी लीटर कमी की गई है, जिसके बाद हाई स्पीड डीजल जो है उसमें पेट्रोलियम लेवी कम करके 75 रुपये 41 पैसे फी लीटर जो है वो मुकर्रर कर दी गई है। आपको बता दूं कि हुकूमत ने 16 नवंबर से डीजल की कीमत में 6 रुपये का इजाफा किया है, जिसके बाद डीजल की नई कीमत 284 रुपये 44 पैसे यानी 285 रुपये आप लगा लें। कौन आपको 44 पैसे पेट्रोल पंप पे पकड़ाएगा। और हुकूमत ने आइंदा जो है वो 15 रोज़ के लिए पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला किया है। तो फिलहाल पेट्रोल की कीमत जो है वो बरकरार रहेगी, लेकिन लेवी जो है उसमें 1 रुपये 60 पैसे फी लीटर का इजाफा जो है वो हो चुका है। चलिए अब आते हैं अपनी अगली खबर पे। तो अगली खबर आप लोगों ने कल वीडियो देखा होगा, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, जहां पर एंकर पर्सन है जी शाहजेब खानज़ादा। शाहजेब खानज़ादा जो है वो अपनी वाइफ के साथ शॉपिंग कर रहे थे, और जिस दौरान एक शख्स जो है वो उनके पास आया जो कि खुद को यूथिया बता रहा था, और अगर वो नहीं भी बताता तो पता चल ही जाता कि वो यूथिया है, क्योंकि उसको इमरान खान की बड़ी तकलीफ थी। आपको पता ही है कि इमरान खान का नाम जो है वो एप्स्टन फाइल्स के अंदर आया है, और एप्स्टन फाइल्स इतनी खतरनाक फाइल्स होती हैं जिसमें आपको पता है कि दुनिया के जो अशराफिया लोग होते हैं वो प्राइवेट जेट्स के अंदर बैठकर प्राइवेट जजीरों में जाके छोटे बच्चों को जिनसी तौर पे हरासा करते हैं। वहां पर समझ लें कि वो ऐसी जगह उनको दुनिया में प्रोवाइड की गई हैं जहां पर डार्क वेब के ऊपर भी उनके वीडियोस नहीं आते। समझ लें कि वो काला धंधा करने के लिए और गंदी हरकतें करने के लिए जो है ना वो इस तरह के जजीरों का इंतखाब करते हैं, और उनका नाम, जितने भी वो बड़े बड़े लोग हैं जिनके नाम इस तरह की फाइल्स में आते हैं, वो एप्स्टन फाइल्स कहलाती हैं। इमरान खान का नाम जो है वो एप्स्टन फाइल्स के अंदर भी आया। इमरान खान यहूदियों का दामाद भी निकला। इमरान खान ने जमाइमा के साथ क्या कुछ किया और जिन जिन खवातीन के साथ जो जो कुछ किया और जो जो कुछ सब कहानियां आपके सामने है, लेकिन बात वही है कि जो शैतान के चेले हैं उन्होंने शैतान के चेले ही रहना है। उन्होंने आपको बार बार आप उनको समझा लें, उन्होंने नहीं समझना। उन्होंने एक ही बात करनी है कि जनाब इमरान खान ही असल में रियासत मदीना का अमीन है। बेसिकली इमरान खान जोम्बिस्तान का जो है ना उन्होंने बनाना था, वो एक जोम्बी लैंड बनाना चाहते थे जिसको वो रियासत मदीना का सिर्फ बाहर एक नाम देना चाह रहे थे। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि रियासत मदीना से भी इमरान खान का मुराद ये नहीं थी कि वो कोई बड़ी इस्लामिक रियासत बनेगी। असल में इमरान खान ये कहना चाहते थे कि रियासत मदीना जब हुआ करती थी तो उस वक्त यसरब के अंदर, उस वक्त मदीना के अंदर यहूदी आबाद थे, यहूदियों को भी मुसलमानों के साथ रहने की इजाजत थी। इसलिए इमरान खान बेसिकली यहूदियों के हक में ये आवाज उठाते हुए उसको रियासत मदीना का नाम देते थे, ताकि वो कल को पाकिस्तान में ये जस्टिफाई कर सकें कि यहूदियों के साथ, इसराइल के साथ हमारे ताल्लुकात हैं। अब जनाब हुआ ये कि जो शाहजेब खानज़ादा हैं, जब वो एक शॉपिंग मॉल के अंदर शॉपिंग कर रहे थे तो एक इंतहाई घटिया कमीना इंसान उनके पास आया। देखिए इख्तिलाफ किसी को भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अपनी फैमिली के साथ किसी रेस्टोरेंट में बैठा है तो आप उसके ऊपर आवाज़ें कसना शुरू कर दो, कोई अपना मार्ट में गया तो आप उसके पीछे भागना शुरू कर दो। अब ये शख्स जाके शाहजेब खानज़ादा को बाकायदा तौर पे जलील इंसान कह के गालियां निकालता है, और उनको कहता है कि तुमने बुशरा बीबी के ऊपर क्यों कीचड़ उछाला। बंदा पूछे कि तुम लोगों ने जो मरियम नवाज के ऊपर कीचड़ उछाला, तुम लोग गिराज की कहानियां जो खुद साख्ता बनाई हुई हैं, तुम लोग वो कहानियां लेकर सामने आ गए। तो अज़मा बुखारी के ऊपर तुम लोगों ने उनके एआई जनरेटेड वीडियोस बना के डाल दिए। तुम लोगों ने मरियम औरंगजेब के पीछे जो है वो अपना मॉब लगा दिया, और आपको याद है वो कॉफी शॉप में जब गई थी तो उनके पीछे पूरा मॉब जो है वो गंदी और गलीज बातें करता था। एवन फील्ड के बाहर तुम लोग गंदे अंडे और टमाटर लेकर खड़े हो जाते थे। इतनी गलाज़तें तुम लोगों ने फैलाई हैं। और एक शख्स जो कि एक जर्नलिस्ट है और वो हमेशा फैक्ट एंड फिगर्स के ऊपर बात करता है, और उसके ऊपर तुम लोग हरासमेंट कर रहे हो। और जब शाहजेब खानज़ादा की वाइफ ने जनाब अली क्या किया कि उन्होंने भी अपना कैमरा ऑन कर लिया। उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ हरासमेंट कर रहे हो। तो फिर ये शख्स जो ना वहाँ से भागता हुआ दफ़ा हो गया और कहने लगा जी नहीं नहीं, मैं तो कोई हरासमेंट नहीं कर रहा। अच्छा आपको बता दूं कि एंकर पर्सन शाहजेब खानज़ादा को हिरासत करने वाला ये जो शख्स है, और ख़ास तौर पे एक और शख्स है जनाब जिसने क्या हरकत किया कि बेनज़ीर शाह हैं, एक एनालिस्ट हैं जी, जियो के ऊपर आती हैं और अपना एनालिसिस देती हैं। उनकी एआई वीडियोस बना के उसको फैलाया है। वफाकी वजीर इत्तलात हैं अताउल्लाह तारड़, उन्होंने जनाब इसका नोटिस लिया है। बेनज़ीर शाह की जाली वीडियोस और शाहजेब खानज़ादा के साथ बदतमीज़ी जो की गई है पब्लिक में, उसके ऊपर बरहमी का इजहार करते हुए हमारे जो वज़ीर इत्तलात हैं उन्होंने फौरी और मौसर कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई है। उन्होंने कहा है कि ये शख्स जल्द ही जेल की सलाखों के पीछे होगा,
اور وزیر اطلاعات کا کہنا ہے کہ کسی بھی صحافی کو ہراساں کرنے یا اس کی ساکھ خراب کرنے کی کوشش ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی اور ذمہ داران کے خلاف سخت سے سخت کارروائی جو ہے وہ ہوگی۔ جواد احمد جو کہ ہمارے سنگر بھی ہیں، پولیٹیشین بھی ہیں جناب، انہوں نے بھی اس چیز کے اوپر ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ دس پرسن شوڈ بی بکڈ بائی پروفائل فار ہیراسنگ شاہ زیب خانزادہ، اور آگے وہ لکھتے ہیں اینڈ ہز فیملی اینڈ فائنڈ اینڈ جیلڈ، ایسے بندے کو یعنی پکڑا جانا چاہیے، جیل میں بھیجنا چاہیے، اس کو جرمانہ کیا جانا چاہیے ایٹ لیسٹ سم ٹائم، سو دیٹ نو ون کین ایکٹ ہاسٹائل ود them others having different political beliefs and learning in future، یعنی کہ اس طرح کے لوگ جو ہیں ان کے لیے لرننگ ہو جائے گی فیوچر کے لیے کہ کسی کے بھی پولیٹیکل بلیفس جو ہیں وہ الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھی کہیں پر بھی ہراساں کرنا شروع کر دو۔ اچھا جناب، ایک اور بڑی اہم خبر ہے، یہ عامر خان ہے جی، انہوں نے ٹویٹ کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بڑی خبر یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کے استعفے کے بعد کراچی میں پہلی دفعہ ان کی وکلاء کے ساتھ جو ہے وہ میٹنگ ہوئی ہے اور اب وہ ان کے ساتھ خطاب کریں گے اور کراچی میں وکلاء کی جانب سے جسٹس ریٹائرڈ منصور علی شاہ کا شاندار استقبال کیا جائے گا اور جسٹس ریٹائرڈ سید منصور علی شاہ جو ہیں وہ اپنے خطاب میں کیا کریں گے؟ بغاوت کا اعلان کریں گے، وہ تحریک کا نعرہ بلند کریں گے کہ آئین بحال کرو، اور آئین بحال کرنے کے لیے وہ لانگ مارچ بھی کر سکتے ہیں اور وہ اپنے ساتھ دوسرے وکلاء کو ملا کر یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اب یہ خبر تو میں نے شیئر کی، لیکن آپ لوگوں نے مجھے شاباش یہ دینی ہے کہ میں نے آج سے کافی دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جو استعفے آ رہے ہیں اس میں یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ مزید استعفے بھی آ سکتے ہیں، یہ سب لوگ مل کر ایک نئی تحریک کا آغاز کر سکتے ہیں، یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جسٹس منصور علی شاہ سمیت جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو میں یہ بتا دوں کہ اس طرح کی تحریکیں اس وقت کامیاب ہوتی ہیں جب اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہوتی ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہ ہو، اسٹیبلشمنٹ پروگریسو ہے جس طرح اس وقت، ان کا سارا فوکس اس وقت معیشت پہ ہے، ان کا سارا فوکس اس وقت پاکستان کو وہ ڈیفالٹ والی سچویشن سے نکال کے بہتری کی طرف گامزن کرنے کا ہے، تو ایسی تحریک میں ان کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کرنے والا، سڑکوں پہ دھکے کھانے ہیں، ذلیل ہونا ہے، خوار ہونا ہے، تو وہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر آپ کو شیئر کر لیتی ہوں اور وہ یہ ہے کہ سپٹمبر میں جو حکومتی قرض ہے وہ 852 ارب روپے جو ہے وہ اس سے کم ہو کر 76,605 ارب روپے کے اوپر آ گیا ہے۔ وفاقی حکومت نے رواں مالی سال میں اپنا قرض جو ہے وہ 1283 ارب روپے کم کیا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق حکومت نے سپٹمبر میں اپنا قرضہ جو ہے وہ مزید 852 ارب روپے جو ہے وہ کم کیا ہے۔ حکومت کا قرض سپٹمبر 2025 کے اختتام کے اوپر 76,605 ارب روپے تھا اور اسٹیٹ بینک کے مطابق حکومت کا مقامی قرض جو ہے وہ سپٹمبر میں 649 ارب روپے سے کم ہوا ہے، جبکہ حکومت کا بیرونی قرض جو ہے وہ سپٹمبر میں 203 ارب روپے کم ہوا ہے۔ تو یہ کوئی چھوٹی خبر نہیں ہے، یہ بڑی خبر تھی جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ہی ضروری۔ اور بات کر لیتے ہیں جناب اپنے مولانا فضل الرحمان صاحب کی۔ انہوں نے ڈھاکہ کے اندر جناب اپنا ایک خطاب کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ پیدل ہماری طرف آئیں گے تو ہم دوڑ کے آپ کی طرف آئیں گے۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ ہیں جی مولانا فضل الرحمان، انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دو برادر اسلامی ممالک مختلف شعبوں میں باہمی تعلقات کے خواہش مند ہیں اور اسی راستے پر ہمارے قدم جو ہے وہ آگے بڑھیں گے، آپ پیدل چلیں گے تو ہم دوڑ کے آپ کے پاس آئیں گے۔ بنگلہ دیش کے دورے پہ ہیں مولانا فضل الرحمان اور ڈھاکہ میں عالمی ختم نبوت کانفرنس سے خطاب انہوں نے کیا جس میں انہوں نے یہ سب کچھ کہا۔ انہوں نے کہا کہ بر صغیر کے مسلمان اور تمام مکاتب فکر کے جو علماء کرام ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اس ختم نبوت کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان سے غیر سگالی کا پیغام لے کر بنگلہ دیش آئے ہیں، اور اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ بنگلہ دیش کے ساتھ کافی اچھے ہو رہے ہیں، تجارت اور دو طرفہ جو باہمی روابط ہیں وہ بڑھ رہے ہیں۔ بھارت کو اس پہ بہت زیادہ تکلیف ہے اور بھارت آئے روز یہ سب کچھ کہتی بھی ہے، تو بہرحال کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کا کام ہے کہنا، چھوڑو بیکار کی باتوں کو، کہیں بیت نہ جائے رہنا۔ اور اسی کے ساتھ جناب آج کے ولاگ کا ٹائم ختم ہو گیا، خبریں اور بھی بہت زیادہ ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں گی اگلے ولاگ میں۔ تو اس ولاگ سے مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔